श्री माननीय गिरीश जी कुबेर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्ते विवेकानंद जी। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ठीक से? जी हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। आज बहुत ही अपने देश के लिए और सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही आनंद का और महत्व का दिन भी है। ऐसा मुझे लगता है कि आप भी सभी महसूस कर रहे हैं। जब से भगवान बिरसा मुंडा जी के इस जन्मदिन के निमित्त जो एक जनजाति गौरव दिन और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी घोषणा हुई, तो स्वाभाविक ही एक बहुत आनंद की लहर पूरे देश में चल रही है। और इस निमित्त स्थान स्थान पर पूरे देश भर में इस प्रकार के जनजाति गौरव दिन के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कड़ी में यहाँ श्यामलाल महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रवि नारायण कर, उनके सभी सहकारी, सबके नाम मैं अभी नहीं लेता हूं, डॉक्टर प्रभात जी शर्मा हैं, डॉक्टर सीताराम कुंभार, प्रोफेसर कुशा तिवारी जी, और भी ऐसे अनेक महाविद्यालय के जो आयोजन समिति में है, ऐसे सभी लोगों को मैं प्रारंभ में ही एक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के निमित्त कुछ जनजाति समाज के संबंध में और मुख्य रूप से जनजाति गौरव दिन के विषय के संबंध में कुछ मन के विचार आप सबके सम्मुख रखने के लिए एक मौका दिया। इसलिए मैं मुख्य रूप से प्राचार्य जी का और सभी उनके सहकारियों का प्रारंभ में ही आभार व्यक्त करता हूं। ये जो 75वां स्वाधीनता का वर्ष चल रहा है, उसी समय ये जनजाति गौरव दिन की घोषणा हुई, किंतु यह जनजाति गौरव दिन आज 75 वर्ष के बाद क्यों आया, ऐसा भी अनेकों के मन में प्रश्न होगा। वैसे तो देश में जो यह जनजाति समाज है, जो अपने भारत का संविधान बना, तो ऐसे पहाड़ जंगल में रहने वाले, उनकी एक विशिष्ट जीवन पद्धति है, जैसा उल्लेख किया, उनकी एक विशिष्ट कला है, संस्कृति है, एक कल्चर है। और मैं तो ऐसा कहूंगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक प्रभाकर मांडे, एक भाषा विषय के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वो कहते थे कि अगर आपको भारत का दर्शन करना है तो आपको शहरों में नहीं होगा, आपको गांव में जाना पड़ेगा। और गांव से भी अंदर सुदूर जंगल में अगर वन क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर जो भारत है, जिस भारत के स्वतंत्रता के लिए अनेकों ने बलिदान दिया, जिस भारत की संस्कृति परंपरा एक कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे विश्व को सत्शील चारित्र संपन्न, इस प्रकार का एक मानवता का संदेश देने वाली जो भारतीय संस्कृति है, उसकी रक्षा के लिए अनेकों ने बलिदान किया। तो ऐसा भारत कैसा है, उसका रीति रिवाज क्या है, उनकी परंपराएं क्या है, उनकी जीवन पद्धति क्या है। जैसा उल्लेख हुआ कि आज पर्यावरण की बहुत चर्चा हो चलती है, तो पर्यावरण पूरक जीवन मतलब क्या होता है, पर्यावरण का शोषण नहीं किंतु दोहन करते हुए किस प्रकार से जीवन जी सकता है। ऐसे अनेक बातों को अगर हमको देखना है तो इस जनजाति क्षेत्र में भी हमको प्रत्यक्ष जाना होगा, प्रत्यक्ष वहां रहते हुए अनुभव करने की आवश्यकता है। आज हम भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के निमित्त कुछ जनजातियों के गौरव के संबंध में हम विचार यहां पर कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी का जीवन ही हमने देखा तो एक आइकॉन के रूप में है, और वो केवल जनजाति समाज के लिए नहीं तो पूरे देश के ही है। जनजाति समाज जिनकी सूची संविधान में बनाई है, किंतु हमारे देश के लिए सभी लोग साथ में लड़े। जैसे कि गीत में बोला है कि हारे जीते संघर्षों में साथ लड़े बलिदान हुए। तो रामायण महाभारत काल से देखेंगे, मुगलों के समय भी महाराणा प्रताप के साथ भीलों की सेना रही, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ महादेव कोली रहे।
उनका रिश्ता नाता भी रहा, जैसे श्री कृष्ण की उलुपी या अरुणाचल की मिश्मी जनजाति की है, भीम की पत्नी एक हिडिंबा वो दिमासा जनजाति की नागालैंड की है। इसीलिए उस गीत में दूसरी पंक्ति है, पहली जो मैंने बताया कि हारे जीते संघर्षों में साथ लड़े बलिदान हुए, काल चक्र की मजबूरी में रिश्ते नाते बिखर गए। तो एक दृष्टि से यह सही है कि ये काल चक्र जैसे चलता गया तो हमारा जो रिश्ता नाता है जो अनादिकाल से है, और इसीलिए और एक गीत में भी ऐसा कहा है कि कौन आदि है। इस देश में हम आदिम जाति आदिम संस्कृति का विषय करते हैं, तो एक बार इस संबंध में भी हमने सही, मुझे ऐसा लगता है कि संशोधन पर आधारित करने की आवश्यकता है कि कौन आदि है, हम सब अनादि है, हम सब भारतवासी है। तो ये सब भारत में रहने वाले, तो इसलिए ये जनजातियों का गौरव दिन के निमित्त, अगर हम जनजाति कौन है, तो जैसे भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो संघर्ष किया, केवल 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने सभी क्षेत्र में काम किया, केवल उलगुलान का आंदोलन करते हुए ब्रिटिशों के साथ तीर कमान से संघर्ष करके बलिदान नहीं किया है। हम तो जानते हैं उनके जीवन में जो ईसाई धर्म में उनकी शिक्षा होने के पश्चात उनको जब ध्यान में आया कि हमारी रीति रिवाज है, हमारी परंपरा है, हमारी जमीन है, जो धरती है, ये सबको छेद देने वाला, ये हमसे छीनने वाला जो समाज है, इसलिए उन्होंने कहा कि टोपी टोपी एक समान है, ये ब्रिटिश हो या ईसाई मिशनरी हो, ये उनकी टोपी एक ही है, मतलब दोनों एक ही है, जो हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा, हमारी अस्मिता, हमारी जमीन सब छीनना चाह रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने संघर्ष केवल नहीं किया, तो स्वधर्म के प्रचार भी उन्होंने किया। और उनके जीवन में एक घटना कभी ऐसे बताते हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया कि एकदम कुछ जैसे बिजली गिरती है उस प्रकार से हुआ, उनका चेहरे का रंग बदल गया, ऐसे भी कथाओं में कहते हैं। और तब से उन्होंने कहा कि मैं धरती का आबा हूं, और इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा को धरती का आबा भी कहते हैं। और उन्होंने तब से समाज में सुधार लाने के लिए प्रयास किया कि जो मांसाहार है उसके संबंध में कहा, शराब के संबंध में उन्होंने कहा, अपने स्वधर्म की रक्षा करें, अपने स्वधर्म में रहना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। तो धर्म की रक्षा भी की, समाज में सुधार भी किया। तो एक दृष्टि से वो संत ही रहे। वैष्णव पंथ के किसी साधुओं के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपने समाज को फिर से अपने स्वधर्म में लाने का प्रयास भी किया, और समाज में इस प्रकार से स्वधर्म का काम, समाज में सुधार का काम और सेवा का भी काम किया कि उन्होंने उनके जीवन में जब वो जड़ी बूटी कोई दवाई देते थे, बहुत बीमार, तो इतने लोग आने लगे तो उनको वो भगवान बोलने लगे कि इनकी दवाई से किसी भी प्रकार की बीमारी एकदम ठीक होती है। आज भी हम जड़ी बूटी के बहुत अनुभव देखते हैं। तो इस प्रकार भगवान बिरसा मुंडा, और उनका जीवन कितना है, 1875 से के 1900, मतलब केवल 25 वर्ष के उम्र में इतना बड़ा सभी प्रकार का इस देश के लिए, इस समाज के लिए, धर्म संस्कृति के लिए, अपनी रीति रिवाज परंपराओं के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत की जो रीति रिवाज है, परंपरा है, अस्मिता है, उसकी सारी रक्षा के लिए और भूमि की रक्षा के लिए ही जिन्होंने संघर्ष बलिदान किया, ऐसे अनेक लोग हैं। उसमें भगवान बिरसा मुंडा जी का एक आइकॉन के रूप में हम देख सकते हैं। और हम आज समय तो कम है, किंतु एक संक्षिप्त में अगर हम सारे इस जनजाति समाज के संघर्ष मुगलों के बाद के भी देखेंगे, तो हम तो बोलते हैं कि 1857 में संघर्ष जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लेकिन उसके पूर्व 1771 में वो चेरो जनजाति का संघर्ष हुआ। 1781 में तिलका माझी, उन्होंने अंग्रेज को तीर कमान से उड़ा दिया। 1797 में पलसी राजा केरल का, उनका भी संघर्ष रहा। 1829 में मेघालय में, उस समय का आसाम है, यू तीरथ सिंह जो जयंतिया जनजाति समाज के हैं, उन्होंने किया संघर्ष। तो हमको ऐसा देखने को मिलता है कि आजादी के पूर्व भी और आजादी के बाद भी हम देखेंगे तो जैसे हम जानते हैं कि 1932 में नागा रानी गाइडिन लिउ जिन्होंने संघर्ष किया, और नागा रानी ने जो स्वधर्म हरक का स्वधर्म की स्थापना की, तो नागा रानी जी का जो इतिहास है कि आजादी के बाद भी उनको 6-7 साल भूमिगत रहते हुए काम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो अपना स्वधर्म है, जो नागा धर्म है,
चंद्र सूर्य की पूजा करते हैं, प्रकृति उसकी रक्षा करना है, जो धर्मांतरित लोग हैं उनको वापस लाना है। तो वहां बहुत उनको इस काम के लिए बहुत थ्रेटनिंग था, तो उनको भूमिगत रहते हुए आजादी के बाद भी जिन्होंने काम किया, ऐसी रागा रानी गाइडिनल्यू है। उसी प्रकार से मानगढ़ जो भीलों का संघर्ष 1913 में हुआ, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सीमा पर है, और वो तो भील समाज का संघर्ष है। लगभग 1500 भीलों का वहां बलिदान हुआ, और वहां जिनके नेतृत्व में आए वो गुरु गोविंद सिंह, वो तो भील समाज के नहीं, वो तो आज के बंजारा समाज के हैं। लेकिन जिन्होंने अपने देश के और भक्ति आंदोलन शुरू किया, और भक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी जिन्होंने लोगों के मन में गुंजाई, ऐसे गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में भी मानगढ़ में भीलों का सत्याग्रह, ऐसे अनेक है। तो इतने सारे जो संघर्ष है, ये सारे संघर्ष ये जनजाति समाज उस समय नहीं, उसके पहले मुगलों के समय भी देखेंगे। तो ऐसे सारा जो जनजाति समाज है, तो आजादी के पश्चात जब भारत का संविधान बना, तब ऐसी जो जातियां हैं, जो भील है, गोंड है, उरांव है, संथाल है, कि जो ब्रिटिशों की नीति के कारण, क्योंकि हम इतिहास ऐसा देखेंगे तो मुगलों के जाने तक वहां जनजाति समाज की जो जंगल है, भूमि है, इस पर कोई कानून नहीं बने थे। इसीलिए जनजाति क्षेत्र में जैसे राणा प्रताप के साथ भील लड़े, महादेव कोहली शिवाजी महाराज के साथ लड़े, तो सब लोग साथ में लड़े। लेकिन ये जो आजादी के बाद ये जो अलग जनजाति करके क्यों सूचित किया, ये भी हमारे मन में आता है। तो ये जनजाति गौरव दिन है, तो जनजाति मतलब कोई समाज से अलग नहीं है। यहाँ कोई शहरवासी है, कोई ग्रामवासी, कोई नगरवासी, हम सब भारतवासी हैं। तो हम सब एक ही है। तो जनजाति क्यों किया, तो इसलिए हमको थोड़ा सा अंग्रेजों के जमाने की कुछ बातों को भी याद करना चाहिए। उसका भी एक अध्ययन और रिसर्च करने की एक बहुत आवश्यकता है कि हम गिरीश जी आपकी आवाज कट। हाँ सभी अभी आवाज आ रही? हाँ 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 हाँ, एक फोन आया था जी। तो इस प्रकार से ब्रिटिशों के जमाने में, जैसे हम तो जानते हैं कि ब्रिटिश बहुत होशियार थे, उन्होंने सोचा था कि यावश चंद्र दिवाकर, बस इसी पर, इस भूमि पर हमको राज करना है। तब उन्होंने क्या किया, तो जब उनको ध्यान में आया कि ये जो संघर्ष जो पहाड़ जंगलों से आ रहा है, तो उन्होंने ऐसा तय किया वो कौन लोग हैं, कहाँ हैं, जरा एक बार गिनती तो करे। इसलिए एक छोटी गिनती उन्होंने पहले जो की थी वो 1820 में की, वो एक पार्शली केवल किया उन्होंने। लेकिन 1857 का जब सत्याग्रह हुआ, तब उनको ध्यान में आया कि ये बहुत बड़ा संघर्ष है, सब लोगों के साथ हम एक साथ नहीं लड़ सकते हैं, तो इस समाज को हम कैसे विभाजित कर सके। और उन्होंने जनगणना का एक शस्त्र हाथ में लिया, और पहले उन्होंने जो पहले 1871 में, 1857 के सुमर के बाद 1871 में ये पहले जनगणना की, और वहां जो पहाड़ से रहते थे उनको उन्होंने ट्राइबल शब्द नाम दिया। 20 साल के बाद 1891 में उसको फॉरेस्ट ड्वेलर्स नाम दिया, 1901 में एनिमिस्ट कहा। उस समय के जनगणना के अधिकारियों का, उसका भी आप संशोधन करते, ऐसे बहुत अधिकारी है, ब्रिटिश अधिकारी, उन्होंने कहा कि एनिमिस्ट करके हम हिंदू समाज से उनको अलग नहीं कर सकते, ये भूत प्रेत विश्वास करने वाले, ये हिंदू समाज की संस्कृति, पूजा पति, इसमें कोई अलग नहीं है, पंच तत्व की पूजा कर रहे हैं। जैसे ऋग्वेद काल से, ऋग्वेद में भी अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव है, पंच तत्व, उसी पंच तत्व की पूजा करने वाला, प्रकृति के रूप में ईश्वर को देखने वाला ये समाज है, अलग नहीं कर सकते। फिर भी उनको अलग करना था, इसीलिए अलग अलग शब्द देते देते 1931 की जनगणना में पहले बार उन्होंने आदिवासी शब्द दिया, और उन्होंने इस समाज को सारे हिंदू समाज से अलग करने का प्रयास किया। और ये अलग करने के बाद केवल उतना रुके नहीं, तो उन्होंने कुछ एक्सक्लूडेड एरिया किया कि उनके विकास के, मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, कोई शहर के विकास हो, लेकिन जो वन क्षेत्र, पहाड़ का क्षेत्र है, उसको, जिसको आज हम 5वीं अनुसूची बोलते हैं, 6वीं अनुसूची बोलते हैं, वो एक्सक्लूडेड, पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया है, वो उन्होंने घोषित किया। और वो घोषित करते हुए उनको समाज से अलग रखा। किंतु हम जानते हैं कि जैसे एजेंसी एरिया बोलते हैं, कि उस क्षेत्र में उन्होंने एजेंट रखा ब्रिटिशों ने, आज भी आंध्र तेलंगाना में उसको एजेंसी एरिया बोलते हैं। तो एजेंट को सभी अधिकार थे, वो कभी भी किसी को भी बिना कोई
सुनवाई करते हुए फांसी पर भी चढ़ा सकता था। और वहां की जो लकड़ी है, वहां का खनिज है, वो सारा नियंत्रण वही करता था। तो एक दृष्टि से उस क्षेत्र में ये जनजाति समाज जो पीड़ित हुआ और जब गरीब होने लगा, वास्तविक जनजाति समाज राजा, और इसका इतिहास हम उसके भी पहले से देखेंगे। तो अगर अखंड भारत के हम जो कल्पना करते कि जब पाकिस्तान भी अलग नहीं हुआ था, कि तुर्कस्तान, ये सब बातें थी उस समय, पूर्वी ईरान से लेकर बर्मा से थाईलैंड तक हम देखेंगे तो भारत की सीमा का रक्षा करने वाला यही समाज था, यही जातियां थी जिसको आज हम जनजातियां बोलते हैं। मतलब एक दृष्टि से देश के रक्षक वो शुरू में रहे, और उसके बाद भी अंग्रेजों के जमाने में जहां पर रिसोर्सेस है, वहां जंगल है, जहां पर खनिज है, उस सारे खनिज की इसकी रक्षा भी उन्होंने की है। लेकिन आजादी के बाद हम देखेंगे तो आजादी के बाद 70 साल में जो एक विकास का दौर चला है, तो विकास के लिए संसाधन लगेंगे। तो हम देखते हैं कि जो आज का जनजाति क्षेत्र है, जो सेंट्रल इंडिया में, भारत के मध्य में गुजरात से वहां पर बंगाल तक जो फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, बंगाल का कुछ हिस्सा है, बाई और राजस्थान, गुजरात है, वो सारे रिसोर्सेस और जनजाति समाज की बस्ती वो वही है। और इसीलिए पानी डैम भी बनना है तो उन्हीं का विस्थापन है, माइंस है तो उन्हीं का विस्थापन है, लोहा खनिज जो भी हमको चाहिए विकास के काम के लिए, सीमेंट, तो वो वहीं पर सारे रिसोर्सेस लेना पड़ेगा। तो इसीलिए विस्थापन भी उन्हीं का हुआ है। और आजादी के बाद गत 70 साल में जो भी देश में देश के विकास के लिए लोगों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, उसमें 50% से अधिक जनजाति समाज। जनजाति समाज की जनसंख्या केवल 8.5% है, किंतु विस्थापन उनका 50, मतलब 6 गुना अधिक, जिन्होंने एक दृष्टि से अपनी भूमि छोड़ी है देश के विकास के लिए। उनका कितना पुनर्वास हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो अलग समस्या है, किंतु उन्होंने छोड़ी है, अपने कानून के अनुसार छोड़ी है, नाराजी से भी छोड़ी होगी, लेकिन उन्होंने छोड़ी है, और उसी के कारण अपने देश का विकास। तो एक दृष्टि से उन्होंने देश के विकास में आज उनका त्याग में उनका जीवन भी है। तो इसलिए देखेंगे कि इसी समाज को आर्य चाणक्य के समय आटविक बोलते थे, और उस समय भी हम सब लोग साथ में रहते थे। मतलब चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें उन्होंने चंद्रगुप्त समय से उल्लेख किया है कि शहर नगर जो है वो केवल 5% क्षेत्र में होना चाहिए। उस नगर की आपूर्ति करने के लिए जो बाजू में ग्रामीण क्षेत्र जहां खेती फसल है वो लगभग 29% होना चाहिए, लेकिन बाकी सारा जो है वो वन क्षेत्र ही रहना चाहिए, जहां आटविक बोलते हैं। और चंद्रगुप्त जी ने कहा है, मतलब आर्य चाणक्य ने भी कहा है कि ये आटविक समाज के साथ कभी संघर्ष मत करिए। और जब कभी नगर में कोई विद्रोह होता है, नगर के सेना है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो ये आटविक सेना बुलाई जाती थी, और वो सब इसमें सहयोग करते थे। लगभग 40% सेना ये आटविक सेना थी, क्योंकि वो घोड़े है, हाथी है, तीर कमान है, ये सब चलाने वाला ये समाज था। आज भी अमरकंटक के क्षेत्र में हम देखेंगे जो अगरिया समाज है, उसके आज भी लोहा बनाने की प्रक्रिया के कुछ अवशेष बाकी है। मतलब ये जनजाति समाज कोई पीछे नहीं था, ये राजा भी था, ये त्यागी भी है। तो इसीलिए ये जनजाति समाज कौन है, इसके मुझे लगता है कि ये जो गौरव दिन हम मना रहे हैं, इसका एक आइकॉन है आज भगवान बिरसा मुंडा जी का, जो एक जन्मदिन के निमित्त हम कर रहे हैं। किंतु जनजाति समाज का गौरव अनेक बातों में है, और ये जनजाति समाज मतलब एक दृष्टि से अपने ही पुरखे पूर्वज है, जो ऋग्वेद काल में जिस प्रकार से, क्योंकि दूसरा हम इतिहास देखेंगे तो जनजातियों को जिनको कहा है उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो पहले शहर में थे, कुछ संघर्ष हुए, जैसे राजपूत है, भीलों के साथ राजपूत साथ में लड़े, लेकिन कुछ राजपूत जैसे नंदुरबार का जो एक सातपुड़ा पहाड़ है, वहां काठी, मोलगी, गंथा ऐसी 7 संस्थान है, वो राजपूत राजाएं हैं, उनके वहां के पूर्व में रहने वाले भीलों के साथ उनका विवाह हुआ, कुछ लोग भिलाला बने, कुछ बारेला हुए। ये सारे अलग अलग होने के बाद आज भी वहां होली के दिन ये काठी, मोलगी, गंथा इन सारे संस्थानों के राजा है, जो 400 साल पहले राजस्थान से वहां आए। और उनका इतिहास देखेंगे तो अहिल्याबाई होळकर जी हो या बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ हो,
वो सयाजीराव गायकवाड़ भी अपने शिकार के लिए ये नंदुरबार के धड़गांव के जंगल में आते थे, जो महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पर है, क्योंकि वहां का जंगल खत्म हुआ था। तो जंगल में उनकी मुलाकात होती थी, एक साथ रहते थे। बड़ौदा के राजा शिकार करते थे और वहां के भील राजा उनको सहयोग करते थे। आज बड़ौदा के सयाजी राजे उनके दरबार में भी भीलों के राजा के चित्र है। तो इसीलिए हम सब हारे जीते संघर्षों में साथ लड़े हैं, लेकिन ब्रिटिशों ने नीति के कारण वहां उन्होंने 1793 में 1793 में सेटलमेंट एक्ट लाया। मतलब जो जंगल के राजा थे वो गरीब हो गए, उनका सारा जंगल फॉरेस्ट सेशन के मालिकी का हो गया और वो जितनी खेती कर रहे हैं बस उन्हीं का आपको पट्टा मिलेगा। नहीं तो उसके पहले इस प्रकार के कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड का पट्टा का विषय नहीं था। तो सारे परिसर को, प्रकृति को ही एक साथ सामूहिक जीवन जीने वाला ये समाज था। और इसीलिए इस जनजाति समाज की इन सारे विषयों का ऐसा लगता है कि उनका ठीक से अध्ययन करने की भी आवश्यकता है। आज एक मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर प्रबुद्ध जन महाविद्यालय के प्राध्यापक, छात्र, जिनमें संशोधन करने की एक कला भी है, उनका अध्ययन भी है, वो उसके संबंध में उस प्रकार की सारी कौशल भी जानते हैं। तो जिसको बोलते हैं कि सबॉल्टर्न स्टडी, जैसे वंचित समाज के बारे में, तो हम उसके बारे में अध्ययन तो करते हैं, लेकिन उनकी जो अनेक गौरव में परंपरा है, उनका इतिहास भी है, उनके कला गुण है, इन सारे बातों का भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। तब ये पता चलेगा कि यह जनजाति समाज मतलब अपने भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है, ये कोई अलग नहीं है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं। और इसीलिए भारत के संविधान में भी आदिवासी शब्द नहीं रखा है। ऐसी जो जातियां हैं जो शहर में रही है, कोई अछूत के कारण, छुआछूत के कारण जो पीछे रही, उनको उनकी अलग सूची बनाई, वो शेड्यूल्ड कास्ट है। लेकिन पहाड़ जंगलों में रह रहे, उनकी क्यों अलग बनाई? तो उनकी एक विशिष्ट भाषा है, उसका बचना चाहिए। उनका जो विशिष्ट कल्चर है वो बचना चाहिए। और उनका कल्चर जो है, उनकी जो आस्था है और परंपरा है, वो कोई अलग नहीं है। फेथ एंड कल्चर अलग नहीं है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में अभी एक बड़ा आंदोलन कल्याण आश्रम के माध्यम से भी अलग अलग खासी, गारो, नागा, मिजो, सारे जनजाति समाज में एक धर्म संस्कृति का एक आंदोलन शुरू हुआ है। और उनका स्लोगन यही है कि लॉस ऑफ फेथ इज लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी, एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी इज लॉस ऑफ नेशनलिटी। और इसीलिए ये जो जनजाति समाज है, ये कोई अलग नहीं है। और इसीलिए भारत सरकार का भी एक ऑथेंटिक स्टैंड है। हम सबको पता है कि जब यूनो में ये इंडिजीनियस डे के संबंध में जो चर्चा हुई, उस समय भारत का एक अधिकृत स्टैंड भारत ने रखा है। जब नरसिंह राव पंतप्रधान थे, उस समय जो प्रतिनिधि गए थे, तब अपने भारत सरकार ने कहा है कि इंडिजिनियस डे, विश्व में ऐसी जनजातियां है, जो ऐसी लोग हैं जिनको खदेड़ दिया, उनको वहां से नष्ट कर दिया, वो पैगन्स होंगे, माउरीज होंगे, वो वहां के मूल निवासी जरूर है, वो इंडिजिनियस है। लेकिन हमारे देश में, भारत में, हम सभी मूल निवासी। जब 50 में संविधान बना तभी, और उसके पहले से भी हम देखेंगे तो जो भी हम लड़े, हम विदेशियों से साथ में मिलकर लड़े। इसलिए हम सभी लोग यहाँ के मूल निवासी है। ये भारत सरकार का स्टैंड है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गौरव दिन हम मना रहे हैं, ये जनजातियों का गौरव मतलब भारत का ही गौरव है। हमारे पुरखों ने जिस प्रकार से हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा की है, देश की रक्षा की है, उनका गौरव। उसी प्रकार जनजाति समाज में अनेक अन्य भी बातें हैं। जैसे आज ही हम देखते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार जो नए नए लोगों को मिल रहा है, तुलसी गौड़ा जो कर्नाटक की है, जिन्होंने 30,000 स्पीसीज का प्लांटेशन किया है। मतलब एनसाइक्लोपीडिया ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं। भूरीबाई जो झाबुआ की है, वो एक जनजातियों की जो एक पेंटिंग है, उसके लिए उनको पुरस्कार मिला। महाराष्ट्र में रहीबाई पोपेरा है, जिसको सीड मदर बोलते हैं। आज हम जानते हैं कि आज जो चोरी चपाटी हो रही है, वो जीन्स की हो रही है, सीड्स की हो रही है। ऐसे समय में जो बायोडायवर्सिटी एक्ट आया, अगर हम देखेंगे तो ये बायोडायवर्सिटी भी किसने बचा के रखी है? तो आज हमारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में और वन क्षेत्र में रहने वाला जो वनवासी है। इसीलिए आज जगह जगह वन सब्जियों के कार्यक्रम भी हो रहे। वनवासी कल्याण आश्रम उसका आयोजित करता है।
तो जंगल से सैकड़ों प्रकार की पत्ते है, कंद है, उसको लेकर वो सब्जी बनाते हैं। उसका डॉक्यूमेंटेशन आज बॉटनी के लोग कर रहे हैं और उनको ध्यान में आ रहा है कि ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां है, सीड्स है, उसको आज बचाने के लिए आवश्यकता है अग्नि की। और इसीलिए जो पर्यावरण पूरक जो जीवन है, उसका जो ज्ञान है, जो ट्रेडिशनल है, आज ठीक है, आज के बोटेनिकल नेम उनको पता नहीं है, लेकिन उनको पता है कि कौन सी वनस्पति उसको किस प्रकार से उपयोग होता है, कौन सी बीमारी के लिए उपयोग है, वो भी उनका ट्रेडिशनल नॉलेज। उनके नृत्य और संगीत भी देखेंगे। जशपुर में कल्याण आश्रम का 1952 में प्रारंभ हुआ, वहां पर नृत्य संगीत की लोक कला के कार्यक्रम होते हैं। तो जब कोई अलग मांदर बजाने लगता है तो वहां के जो पुरखे हैं वो रोकते हैं, वो बोलते हैं कि मांदर ऐसा गति से नहीं बजाना, ये डिस्को नहीं, ये मांदर के जो ढोल है उसका रिदम अपने जो हृदय की धड़कने हैं, उसी धड़कनों की गति में चलती है। एक तो उसके 50% कम है या उसके दुगना है, लेकिन कैसे भी आप बजाते रहेंगे तो आप थक जाएंगे। और इसीलिए जनजाति समाज रात भर नाचता है, वो हृदय के गति से ही उनके बजते हैं। तो इसका भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये लोक कलाएं मतलब कोई दर्शनीय नहीं है। वो जनजाति समाज के पुराने लोग कहते हैं कि ये तो लोगों को सम्मिलित होने का विषय, सब मिलकर इस आनंद में सम्मिलित होना है। ये कोई दर्शनीय बात नहीं है, इसमें सब मिलकर उसको सम्मिलित होना चाहिए। और उनके जो भी गीत है वो कोई मनोरंजन के गीत नहीं है, वो सब ईश्वर की आराधना है। और ईश्वर मतलब क्या है? जो प्रकृति है, प्रकृति के ही सारे बातों को, चंद्र सूर्य धरती, जो नया आना जाता है, नया खानी, उसी की सरहुल पूजा हो, कर्मा पूजा हो, वही प्रकार से होती है। तो एक दृष्टि से प्रकृति को, एक दृष्टि से जो देता है वही देवता है। हम भी जानते हैं आज पर्यावरण की चिंता सब दूर विश्व के समिट में भी हो रही है। तो ऐसे समय इस पर्यावरण के बारे में भी जो जिनको ट्रेडिशनल नॉलेज है, जिसका दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता है, वो ऐसे अनेक विज्ञान के हैं, ऐसे बॉटनी के हैं, ऐसे छात्रों ने जाकर गांव-गांव में करना चाहिए कि एक मैंडेट है कि हर ट्राइबल विलेज में वहां के जनजाति लोगों से व्यक्तिगत बात करके हुए उनके माध्यम से ये बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाना है। तो ऐसे बहुत सारे विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि जनजाति समाज के गौरव के ऐसे अनेक बिंदु हो सकते हैं, लेकिन आज ये जनजाति गौरव दिन के निमित्त भले कुछ देर हुआ होगा, लेकिन वनवासी कल्याण आश्रम 1952 से जैसे ही देश आजाद हुआ, तब ये जनजाति समाज के बारे में विचार करते हुए 700 से अधिक जो देश में जनजातियां हैं, उसमें ये वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य शुरू हुआ। उसका उद्देश्य वही है कि जनजाति समाज की धर्म संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपरा, उनका परंपरागत ज्ञान, इसकी रक्षा करते हुए उनका विकास करना है। और इसलिए वनवासी कल्याण आश्रम 1952 से ही काम कर रहा है। और ऐसे जो आज हम गौरव दिवस मना रहे हैं, लेकिन जो रोहतासगढ़ है बिहार में, जो चेरो, खैरवार और उरांव समाज के उत्पत्ति स्थान मानते हैं, वहां गत 15 साल से रोहतासगढ़ का महोत्सव बसंत पंचमी में शुरू किया है। अभी अभी भी वहां के राज्यपाल भाई आकर गए। उसी प्रकार रानी माँ गाइडिनल्यू की 26 जनवरी 2015 को ही उनकी जन्मशती पूरे देश भर में मनाई। कि नागा रानी कौन है? वो केवल नागालैंड की नहीं है, वो नागा राज्य भी अपने देश के साथ जुड़ा रहने के लिए, वो अलग ना हो, इस अलगाववाद को बचाने के लिए नागा रानी ने काम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अनेक जनजाति महापुरुष, जनजाति वीर है। और साथ साथ जनजातियों की जो कला, संस्कृति, परंपरा और उनकी जीवन जीने की कला है, जो प्रकृति के साथ, मैं भी प्रकृति का एक अंश हूं, इसको मानते हुए जिस प्रकार की जीवन पद्धति है, वो आज निश्चित ही अपने ही देश के लिए नहीं तो सारे विश्व के लिए भी एक मार्गदर्शन पर हो सकती है। और इसीलिए ये गौरव में जो बातें हैं, इसको उजागर करने की आवश्यकता है। और वर्तमान में ही कुछ पिछले 1996 में जो एक पंचायत राज का पेशा कानून भी आया, 2006 में वन अधिकार कानून आया, तो ये कोई जंगल का अधिकार देने की बात नहीं है। पेशा कानून में पंचायत का विस्तार करके जो परंपरागत टोला पारा है, जो मुंडा मानकी पटेल है, उनके नेतृत्व में ग्राम सभा करना, ये पुरानी उनकी जो परंपरा है, इसको फिर से जीवित रखना है। उनका जो सामुदायिक वन संसाधनों का अधिकार देना मतलब अधिकार नहीं, वो ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। उनके पास जो परंपरागत ज्ञान है, तो उनकी आजीविका सुनिश्चित होगी और उस वन पर्यावरण की रक्षा भी उनके सहयोग से हो सकेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका गौरव ये केवल उनको कुछ न कुछ बातों की, योजनाओं का केवल लाभ देते जाना, ये बात न होते हुए उनके संसाधनों पे आधार पर वो पहले ब्रिटिशों के पहले तो संपन्न थे
और इसीलिए वनाधिकार कानून के प्रियम्बल में ही कहा है कि ब्रिटिश काल से जो नियम बने, कानून बने, आजादी के बाद भी कानून बने, उसके कारण जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है इस जनजाति समाज पर, ये संविधान में 2006 में जो कानून बना है, संसद ने बनाया, उस कानून के पहले पंक्ति में लिखा है इस ऐतिहासिक अन्याय को हम दूर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका गौरव पुनर्जागरण करने का काम ये उसी समय से प्रारंभ में से ही शुरू हुआ है। 1996 में भी ये कानून, लेकिन इसका क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। और इस क्रियान्वयन करने में मुझे ऐसा लगता है कि ये जनजाति का गौरव मतलब हमारे देश का गौरव है, हमारी परंपरा का गौरव है, हमारी संस्कृति की रक्षा करनी है। और इसीलिए इन सारी बातों को लेकर जनजाति समाज जो कुछ आज की विकास की गति से थोड़ा दूर रहा होगा, शिक्षा वहां नहीं पहुंच रही होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं जा रहा होगा, तो ये सारी बातों को पूरी करते हुए उनके सारे परंपरागत ज्ञान और इसको लेकर उनके अंदर की सारी क्षमता को हम संजोते हुए उस समाज को भी आगे लाए और उसके साथ साथ अपने भारत माता की जय बोलने के लिए उस जनजाति समाज भी अपने गौरव को फिर से महसूस करे। और इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि ये जनजाति गौरव दिन ये स्वतंत्रता के 75 वर्ष में एक दृष्टि से प्रारंभ हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में 75 वर्ष बहुत होते हैं, लेकिन देश के जीवन में इस प्रकार से जो सैकड़ों साल जो पारतंत्र में रहा और अपना स्वत्व खो दिया, ऐसे देश को अगर फिर से जगाना है तो इसका सत्व जहां पर है वहां से हमको प्रारंभ करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दृष्टि से हम इस जनजाति गौरव दिन की ओर देखना चाहिए। और इसके लिए जो जो महाविद्यालय के स्तर पर भी इस प्रकार का अध्ययन हो, इस कुछ प्रकार का संशोधन हो, इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि तभी इस जनजाति गौरव दिन का एक दृष्टि से हम गौरव दिन मनाएं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। फिर से एक बार समय मैं ज्यादा लिया हूं, आप सबने मुझे समय दिया, इसलिए फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद व्यक्त करते हुए मेरी बात को मैं पूरा करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद गिरीश जी, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकारा और हमें जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया, ये सारा जो मार्गदर्शन रहा बिल्कुल समग्र रहा है। आपने प्राचीन समय से लेकर मध्ययुगीन समय से लेकर अर्वाचीन जो आधुनिक समय है वहां तक के सारे पहलुओं को छुआ और साथ में वर्तमान समसामयिक परिस्थितियों में जनजाति समाज की आवश्यकता है क्या है, उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि ये आप इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आपने किताबों से सिर्फ पढ़कर नहीं कहते, आप इन सब नीतियों से संबंधित है और नीतियों को सकारात्मक प्रभावित करने में आपका योगदान रहा है। क्योंकि आपका मुझे सानिध्य भी मिला है और इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और आपसे बहुत सारी चीजें सीखने की मैंने कोशिश की है। आपके सामने तो एक छोटे से बिंदु है, लेकिन आपने हमारा निमंत्रण स्वीकारा और हमारा मार्गदर्शन किया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने जैसे कहा कि हारे जीते संघर्षों में साथ लड़े बलिदान हुए, काल चक्र की मजबूरी में रिश्ते नाते बिखरे, एक बड़ा परिवार हमारा, हम पुरखे सब एक ही है, ये जो आपने कहा। इसीलिए हम जो कहते हैं कि ये जो एकता का भाव होना चाहिए, एकता के सूत्र में पिरोने का भाव, कि हम जो कहते हैं हरिजन गिरिजन वासी वन के, नगर ग्राम सब साथ चले, ऊंच नीच का भाव मिटाकर समता के सद्भाव फले, ऊपर दिखते भेद भले हो जैसे वन में फूल खिले, रंग बिरंगी मुस्कानों में जीवन रस पर एक मिले। हमारा जो जीवन रस है, जो ऊपर में दिखने वाली जो विविधता है, उसके रस में जो मुख्य बिंदु जो है वो एकता का ही बिंदु है। एकता के सूत्र में हम अनेकता को सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम मनाते हैं। और मैं